हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इन्वायरमेंटल इश्यूज, जिसमें हम बात करेंगे लोकल इश्यूज, रीजनल इश्यूज एंड ग्लोबल लेवल इश्यूज। सो जब हम इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करते हैं तो क्या क्या मुद्दे हैं या क्या क्या इश्यूज हैं जो इन्वायरमेंट जिनसे सफ़र कर रहा है। और वी विल डिस्कस ऑन थ्री लेवल, कि लोकल लेवल पे यानी कि सबसे छोटे लेवल पे, फिर उससे बड़े यानी रीजनल लेवल पे, एंड देन उससे बड़े ग्लोबल लेवल पे क्या क्या इश्यूज एनवायरनमेंट फेस कर रहा है, किस किस तरीके से मैनकाइंड को, ह्यूमैनिटी को सफ़र करने को मिल रहा है, या किस किस तरीके से ह्यूमैनिटी सफ़र कर रही है। ओके, सो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। In 1972, United Nations World Conference on Human Environment that is held in Stockholm. स्टॉकहोम में 1972 में, डेट याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस है 1972 में वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो कि स्टॉकहोम में हुई थी। was highlighted the difference in the points of view of the open and developing countries regarding development और environment। तो जिसमें यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो कि ह्यूमन एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग थी, स्टॉकहोम में जो हुई थी, तो उसमें मेनली फोकस किया गया कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से रिलेटेड हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज इन्वायरमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं डेवलपमेंट की वजह से। तो बेसिकली डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बारे में वहाँ पे चर्चा हुई, बात हुई। द सेम काइंड ऑफ इशू इमर्ज्ड इन रियो समिट एज वेल। रियो समिट जब हुई, रियो समिट में भी ये सेम काइंड ऑफ इशू की डेवलपमेंट से किस तरीके से इन्वायरमेंट को सफ़र करना पड़ रहा है, या किस तरीके से जो इन्वायरमेंट है वो क्योंकि जिस तरीके से ओवर पॉपुलेशन है, और जिस तरीके से हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन होती है, तो इन सब चीज़ों की वजह से इस डेवलपमेंट को जब हम पढ़ते हैं तो इसके रिगार्डिंग में हमें इन्वायरमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सट्रैक्ट तो इन्वायरमेंट से ही कर रहे हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने जैसे पहले भी इसमें बात की थी कि ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के बारे में, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इन्वायरमेंट है वो डेवलपमेंट है वो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। ओके, सो रियो समिट की बात कर रहे हैं हम इसमें, कि ये सेम काइंड ऑफ इशू डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, या डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का जो इशू है, ये इस तरीके का इशू 1972 के बाद यानी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बाद जो रियो समिट हुई थी, जो कि 1992 में हुई थी। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, फिर 1997 में नहीं, 1992 में। सो 1992 में जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि रियो डी जेनरियो ब्राज़ील में हुई थी, जिसको रियो समिट के नाम से भी जाना गया। इसको मैं इरेज़ कर देती हूँ एक बार। सो 1992 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको रियो समिट के नाम से जाना गया, और ये रियो डी जेनरियो ब्राज़ील में हुई थी। और इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बिल्कुल। सो अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए। तो ये इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का जो इशू है वो इन कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हुआ, जो कि वर्ल्ड लेवल पे हुई, क्योंकि ये एक सीरियस इशू हो जाता है कि जब हम डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न, तो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कंसीडर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी ऑल रिलाइड ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट नहीं बचेगा तो डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा, और ऐसे डेवलपमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे इन्वायरमेंट साइमल्टेनियसली डिट्रॉइट हो रहा है। तो इसलिए इशू को एड्रेस करना, इस इशू के बारे में बात करना वो ज़रूरी हो गया है। फिर अगर हम बात करें कि जो इश्यूज़ हैं, जिन मुद्दों की हमने बात की, उन मुद्दों को ना 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। एक छोटे लेवल पे जिसको लोकल इश्यू बोला गया, कि छोटे लेवल पे क्या-क्या इश्यूज़ फेस कर रहा है हमारा एनवायरनमेंट। फिर रीजनल इश्यूज़ आता है, और फिर आता है हमारा ग्लोबल इश्यू। तो पहले तो हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या लोकल, क्या रीजनल और क्या ग्लोबल इश्यू किस तरीके के होते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वो आपको कोई भी इश्यू दे देंगे, और वहाँ से आपसे पूछेंगे क्या ये लोकल इश्यू है, क्या ये रीजनल इश्यू है, क्या ये ग्लोबल इश्यू है, या ये किस तरीके का इश्यू है, या रैंडमली कोई भी 4th नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव वो ऑप्शन में दे देंगे। तो किस तरीके का ये इश्यू है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो जब हम लोकल इशू की बात करते हैं, लोकल की जब हम बात करते हैं, लोकल मतलब जो आपकी लोकेलिटी में है, जहाँ पे आप आसपास रहते हैं, उसके आसपास जो चीज़ें हैं, जो आपकी लोकेलिटी है, जो आपका एरिया है,
उस एरिया में अगर कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड इशू आप फेस कर रहे हो, या एनवायरमेंटल इशू अगर कोई वहाँ पे हो रहा है, सिर्फ उस ही एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में जो आपके आसपास की लोकेलिटी का है, तो उसको आप बोलते हो लोकल इशू। तो ये छोटे लेवल पे हुआ, ठीक है। सो दीज रिलेटेड इश्यूज जो हैं, जैसे कि वाटर शॉर्टेज, कुछ एरियाज में वाटर शॉर्टेज मतलब पानी की कमी हो जाती है, लैक ऑफ वाटर या वाटर शॉर्टेज या इनसैनिटेशन, ये जो भी इश्यूज हैं। सॉइल इरोजन अगर हो रहा है कुछ फॉरेस्ट में, पोल्यूशन लेवल अगर वैरी कर रहा है कुछ सिटीज़ में, लैंडस्लाइड अगर हो रहा है कुछ एरियाज में, सो दे नीड टू बी टैकल्ड एट लोकल लेवल। तो वो लोकल लेवल पे हम उनको टैकल करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से समझिए, फॉर एग्जांपल कि कोई पर्टिकुलर हम एरिया लेते हैं कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है या दिल्ली में अगर वाटर शॉर्टेज है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि वो वाटर शॉर्टेज दिल्ली में है तो दिल्ली में होने की वजह से वो पूरे वर्ल्ड में होगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। या दिल्ली की अगर वाटर शॉर्टेज किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में है, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि वो पूरे दिल्ली में वाटर शॉर्टेज है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपके लोकेलिटी में अगर कोई इशू है ऐसा, जैसे वाटर शॉर्टेज है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे इश्यूज को आप बोलते हो लोकल इशू, जो कि लोकल आपकी लोकेलिटी में, आपके पर्टिकुलर एरिया में, आपके आसपास की पेरिफेरी में ही लाई करते हैं। जैसे सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव, भूमि कटाव हो रहा है, तो अगर सॉइल आपकी इरोड हो रही है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आपकी लोकेलिटी की सॉइल बैरन है, बंजर है, या अगर वहाँ से इरोड हो रही है, तो अगर वहाँ इरोड होगी सॉइल, तो पूरे वर्ल्ड में इरोड होगी या पूरे इंडिया में सॉइल इरोड होगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो आपके लोकल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना, तो इनको आप बोलते हैं लोकल इश्यूज। तो इस तरीके के इश्यूज को आप लोकल इश्यूज बोलते हो, जो कि छोटे लेवल पे होते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू, अगर हम बात करें, नेक्स्ट वन इज़ हमारा रीजनल इशू। रीजनल इशू की हम बात करें तो ये एक लोकल से बड़े लेवल पे हो जाता है, एक बड़े रीजन पे हो जाता है ना। अगर मैं इसको जैसे कि बात करें रीजनल इश्यूज़ की, दे हैव बीन मेंशन्ड एज फॉलो, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन है, कि जो लैंड है या जो धरती है वो बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि वो बैरन लैंड बन जाती है, डेजर्टिफिकेशन उसका हो जाता है। और ड्रोट्स, सूखा पड़ना, ड्रोट है, डेजर्टिफिकेशन, फ्लड है, फ्लड का आना, सॉइल इरोजन भी रीजनल इशू हो सकता है। सी लेवल अगर राइज हो रहा है किसी जगह पे, बीच इरोजन हो जाए, बीच मतलब कि जो समुद्र के किनारे हैं उन वो अगर इरोड हो रहे हैं। सॉल्ट वाटर इंट्रूशन अगर हो रहा है, सॉल्ट वाटर इंट्रूशन का मतलब होता है कि सपोज करो खारा पानी है, एक एक देयर इज अ पीस ऑफ लैंड फॉर एग्जांपल, कि यहाँ पे एक लैंड का है और ये समुद्र है। तो समुद्र में कैसा पानी होता है? खारा पानी होता है। और ये जो हमारा, इसको अलग कलर से हम शो करते हैं। समुद्र में जो पानी होता है, समुद्र में जो पानी होता है वो खारा पानी होता है, दैट इज काइंड ऑफ सॉल्टी वाटर, ब्रैकिश वाटर। और ये जो हमारी लैंड होती है, लैंड के एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे ग्राउंड वाटर होता है। तो जब ये समुद्र का पानी जो लैंड के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसमें एक तरीके से इन्वेड करता है, उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, चला जाता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो उसको आप बोलते हो सॉल्ट वाटर इंट्रूशन, कि जो समुद्र का पानी, खारा पानी है, वो इंट्रूड कर गया है, या वो एक तरीके से मतलब चला गया है फ्रेश वाटर या ग्राउंड वाटर के अंदर। सो दैट इज सॉल्ट वाटर इंट्रूशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू फ्लड डैमेज और कोस्टल जो वेटलैंड है, जो मरुस्थली जो जगह है, मरुस्थली नहीं सॉरी, वेटलैंड्स जो जगह हैं, जो दलदली जो इलाके जिन्हें बोलते हैं। सो ये सब चीज़ें, और एग्रीकल्चरल थ्रेट जो है, डिफॉरेस्टेशन है, दीज थिंग्स कुड बी द रीजनल इशू, जो एक रीजन, एक इलाके में होंगी। जैसे सपोज करो अगर मैं लोकल इशू की बात करूं, तो लोकल इशू फॉर एग्जांपल आपके गांव में अगर कोई इशू है, आपके सिटी में अगर कोई इशू है। लेकिन अगर मैं रीजनल इशू की बात करती हूँ तो बड़े लेवल पे, यानी पूरे स्टेट की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो वो रीजनल में आ जाता है। तो पूरे स्टेट में कोई इशू है, जैसे बीच इरोजन की आप बात कर रहे हो, तो बीच आपके गांव में बीच थोड़ी होगा, आपके गांव में समुद्र थोड़ी होगा, आपके स्टेट में समुद्र थोड़ी होगा। तो बीच इरोजन क्या हो जाता है? एक बड़े लेवल का इशू हो जाता है, यानी रीजनल इशू हो जाता है। सी लेवल में राइज होना एक रीजनल इशू हो जाता है, क्योंकि वो बड़े लेवल पे है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन और सॉइल इरोजन रीजनल भी हो सकते हैं और लोकल भी हो सकते हैं। डेजर्टिफिकेशन इसलिए हमने बोला क्योंकि जो डेजर्ट होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। बड़े बड़े डेजर्ट होंगे तो एक पर्टिकुलर स्टेट में, एक रीजन में वो लाई करेंगे। तो जब डेजर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो एक रीजनल इशू हो जाता है, दैट इज। फिर अगर हम उससे बड़े लेवल पे बात करें तो ग्लोबल इशू, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है, पूरे
इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड लेवल पे या अर्थ लेवल पे जब चीज़ों को कोई चीज़ अफ़ेक्ट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल। ग्लोबल मतलब पूरे ग्लोब में जो हो रही है। तो ग्लोबल इश्यू क्या कैसे हो सकते हैं? जैसे कि क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट जो बदल रहा है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, वो पर्टिकुलर स्टेट का तो चेंज नहीं होगा, पर्टिकुलर विलेज का तो चेंज नहीं होगा। क्लाइमेट जो चेंज होगा वो ओवरऑल सब लोकेलिटी का साथ मिलके क्लाइमेट चेंज होता है और फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं कि ओवरऑल पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग ऐसा नहीं है कि जब अर्थ हीट अप हो रही है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन से जब ग्लोबली जब सन की जो रेज है वो ट्रैप हो रही हैं, वो तो वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ट्रैप होंगी या किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही ग्लोबल वार्मिंग होगी या पर्टिकुलर जगह पे ही अर्थ हीट अप होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी जिस जगह पे ज़्यादा जीएचजी एमिशन हो रहा है, जिस जगह पे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग या वहाँ पे जो अर्थ का जो हीटिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा हो सकता है। और किसी दूसरे एरिया में जहाँ पे जीएचजी एमिशन या जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, जीएचजी एमिशन कम है, वहाँ पे कम हो सकता है। बट जो वार्मिंग होगी ओवरऑल वो पूरे ग्लोब की होगी, क्योंकि जो गैसेस हैं वो कहीं न कहीं क्या होती हैं, वो एक लोकेलिटी में रुक कर नहीं रहती, वो फैल जाती हैं। तो फैलती हैं तो वो सन की जो रेज़ है उसको ट्रैप करेंगी और ग्लोबल लेवल पे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगी। एज़ यू कैन सी इट फ्रॉम द वर्ड ग्लोबल, यानी कि जो वार्मिंग है, जो गर्म हो रही है अर्थ, वो ग्लोबल लेवल पे हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्लोबल इश्यू। इफ यू टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट ओवरऑल चेंज हो रहा है पूरे ग्लोब का, तो क्लाइमेट चेंज इज़ अ ग्लोबल इश्यू। तो these include increasing drought, desertification, crop failures, melting of polar ice caps, सो ऑल दीज थिंग। अच्छा, जब इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि किस तरीके से जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो कितने सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं कि सी लेवल राइज हो रहा है, वेदर पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, साइक्लोन्स, टोर्नेडोज, हरिकेन्स और इस तरीके की चीज़ें अकर हो रही हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो इसमें वही चीज़ बताई गई है कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अर्थ का जो ग्लोब है वो गर्म होने की वजह से ड्रोट आने के चांसेस होते हैं, यानी कि सूखा पड़ जाता है, डेजर्टिफिकेशन हो जाता है, क्रॉप फेलियर्स हो जाता है, क्योंकि अर्थ इतना ज़्यादा हीटअप हो गई है तो जो क्रॉप्स हैं वो एकदम से क्या हो जाती है, सूख जाती है, झुलस जाती है गर्मी में हीट वेव्स की वजह से। अब अगर इतना ज़्यादा एक तरीके से हीट वेव्स हैं, इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है, तो जो आइस कैप्स हैं, जो पोलर एरियाज़ में आइस कैप्स हैं, आर्कटिक और एंटार्कटिक में जो आइस कैप्स हैं, जो पोलर एरिया में जो आइस है, जो ग्लेशियर्स हैं, वो क्या हो जाता है, गर्मी की वजह से मेल्ट हो जाते हैं। जो वो मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, तो ओवरऑल अल्टीमेटली वो नीचे आते हैं और नीचे आके जो हमारा सी लेवल है उसको राइज़ करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। जो सी के आस-पास का जो एरिया है, जिसे तटीय इलाका बोला जाता है, जब सी लेवल राइज़ होगा तो कोस्टल फ्लडिंग होगी, बाढ़ आ जाएगी। बहुत सारी जो वेजिटेशन है वो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी जगह से, सॉइल इरोड होगी तो वो अपनी जगह से हट जाएगी। कोरल मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु होना। कोरल मोर्टेलिटी, जब इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि कोरल रीफ्स, कोरल जो होती है ना, कोरल आर अ टाइप ऑफ इकोसिस्टम। कोरल रीफ जो है एक इकोसिस्टम होते हैं। कोरल पॉलिप्स आर काइंड ऑफ एनिमल और रीफ्स आर अ काइंड ऑफ दैट इकोसिस्टम होते हैं कोरल रीफ्स, जो कि समुद्र के नीचे आपको मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स टाइप के जो होते हैं ना, जो रॉक्स के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग कलर्स के, तो उनको कोरल रीफ्स बोला जाता है। वो इकोसिस्टम बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और जरा सा भी चेंजेस आने की वजह से, ओशियन में एसिडिटी बढ़ने की वजह से या गर्म होने की वजह से पानी के, तो वो जो है उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि एक बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम में वो सर्वाइव करते हैं, नैरो पीएच रेंज पे, नैरो टेम्परेचर रेंज पे। तो जैसे ही वो टेम्परेचर या वो पीएच फ्लक्चुएट करती है, वेरी करती है, तो कोरल रीफ क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, जिसको कोरल मोर्टेलिटी बोला गया है। चेंज इन ओशियंस बिहेवियर, जैसे मैंने आपको बताया कि ओशन का जो जब ग्लेशियर की मेल्टिंग होगी तो ओशन क्या होगा, ओशन का जो सी लेवल है या ओशन लेवल जो है वो राइज होगा, वाटर में बढ़ेगा। नेचुरल डिज़ास्टर, उस तरीके से कोस्टल फ्लडिंग आएगी, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, इन सब के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जब सी लेवल राइज होगा तो यूरिकेन हो गया और साइक्लोन्स हो गए, इनके आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जिन्हें कि नेचुरल डिज़ास्टर बोला जाता है।
इन्फेक्शियस डिजीज़ आने का खतरा बढ़ जाता है। और जो डी इकोसिस्टम है, जैसे मैंने आपको बताया कोरल रीफ्स हैं, इसके अलावा जो भी फ्रेजाइल इकोसिस्टम है या फॉरेस्ट इकोसिस्टम है या ओशियन के अंदर जो भी इकोसिस्टम है, वो क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाते हैं और फूड की स्कैरसिटी बढ़ जाती है और सी लेवल राइज़ हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से सी लेवल राइज़ हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और उनका जो मेन कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से होता है और अल्टीमेटली उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वेदर पैटर्न का चेंज होना, वेदर पैटर्न के भी चेंज होने की वजह से फूड क्रॉप्स जो हैं उनका ना उगना, स्कैरसिटी ऑफ फूड का होना, तो दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। ओके। सो जैसे हमने इसमें बात की कि ग्लोबल इशू में, तो पहला क्लाइमेट चेंज है। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है ग्लोबल लेवल पे हो रही है, क्लाइमेट चेंज ग्लोबल लेवल पे हो रहा है। सी लेवल राइज है, ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर लोकेलिटी में होगा, सी तो बहुत बड़ा होता है, तो पूरे एक तरीके से ये ग्लोब लेवल को अफेक्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे यहाँ पे सेकंड में दिया गया नॉर्थ साउथ डिवाइड, तो दिस नॉर्थ वर्ल्ड है जस्ट ओवर 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बट कंज्यूम्स 80% ऑफ द वर्ल्ड एनर्जी। जो नॉर्थ वर्ल्ड है, जो नॉर्थ साउथ डिवाइड की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम ग्लोब में देखें तो जो नॉर्थ वर्ल्ड है, जो साउथ वर्ल्ड है एक तरीके से, तो ओवरऑल 20% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है 80% एनर्जी कंज्यूम कर रही है नॉर्थ में। जबकि ऑन द अदर हैंड जो साउथ है, साउथ वाला जो एरिया है, इट कॉम्प्रोमाइजिंग द डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टिल स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड द बेसिक नीड लाइक फूड है, वाटर है, शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिक एजुकेशन है। तो इसमें इस तरीके से नॉर्थ साउथ डिवाइड को आप एक तरीके से बोल सकते हो कि एक असमानता है, डिस्पैरिटी है, इकोनॉमी के टर्म्स में, रिसोर्सेज के टर्म्स में। और ग्लोबल लेवल पे अगर हम कंट्रीज़ को देखें तो जनरली जो साउथ कंट्रीज़ हैं वो इकोनॉमिकली कम डेवलप हैं और कंपेयर टू दैट नॉर्थ कंट्रीज़। सो अगर मैं बात करूँ साउथ कंट्रीज़ की, जो कि साउथ लेवल पे हैं, या सबसे पहले हम नॉर्थ की बात कर लेते हैं जो कंट्री नॉर्थ लेवल पे, तो उसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है, इसको इस तरीके से नॉर्थ साउथ डिवाइड इसको इसलिए बोला गया है कि जो नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं दे आर, इसको एक तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्थ और डिवाइड बाई साउथ। तो नॉर्थ और साउथ डिवाइड इसको ऐसे बोला गया है कि जो नॉर्थ हमारी कंट्रीज़ हैं दे आर लाइक मोर प्रोस्पेरस, बहुत समृद्धिशाली वो हैं कंपेयर टू साउथ की कंट्रीज से। समृद्धिशाली इन वॉट टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फूड, सो इन एवरी टर्म नॉर्थ की कंट्रीज़। लेकिन अगर हम उसके कंपैरिजन में बात करें तो साउथ की कंट्रीज़ के पास उतने रिसोर्सेज हैं नहीं। तो इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर हम एग्जांपल दें तो जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, सुना होगा आपने, यूरोप है, एशिया है, ओशेनिया है, और जापान, साउथ कोरिया, और मतलब दीज आर लाइक, यू कैन से कि दीज आर लाइक कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब कॉन्टिनेंट्स हैं। इनके अंदर कंट्रीज़ की हम बात करें जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम जैसे अमेरिका, जर्मनी है, फ्रांस है, तो ये सारी कंट्रीज़ नॉर्थ कंट्रीज़ हैं। तो इनका नाम सुनते ही आपको क्लियर हुआ भी होगा कि इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। अमेरिका इज़ अ सुपर पावर, लाइक रिसोर्सेज उसके पास हर टर्म्स में ज़्यादा है, एजुकेशन के टर्म्स में ज़्यादा, रिसर्च के टर्म्स में, बेसिक जो नेसेसिटीज़ है उसके पास ज़्यादा हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, न्यूज़ीलैंड की बात करें, कनाडा की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो ये सब नॉर्थ की कंट्रीज़ हैं। तो इनमें क्या है कि इनके पास फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिक एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज़ की फैसिलिटीज़, हर टर्म्स में इनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं कंपेयर टू साउथ कंट्रीज़। अगर मैं साउथ के कॉन्टिनेंट की बात करूँ या साउथ के कंट्रीज़ की बात करूँ ग्लोब पे, सो साउथ में हमारा जैसे अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, लेटिन अमेरिका है, एशिया, और अगर मैं साउथ के कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, तो जैसे साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका इज़ अ काइंड ऑफ कंट्री की जहाँ पे बेसिक नीड्स भी लोगों की फुलफ़िल नहीं होती हैं। इजिप्ट है, इथियोपिया, केन्या है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है। सो इंडिया भी कहीं न कहीं डेवलपिंग नेशन में ही आ जाता है, क्योंकि इंडिया के पास भी अभी सारी जो बेसिक नेसेसिटी हैं वो पूरी हुई नहीं हैं। सो दीज़ ऑल कंट्रीज़ आर फॉल लाइक इन साउथ। तो दिस नॉर्थ साउथ डिवाइड की नॉर्थ कंट्रीज आर मोर प्रोस्पेरस इन एवरी टर्म बट साउथ कंट्रीज आर नॉट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिवीजन, एक डिवाइड हो गया है कि एक के पास अमीर बहुत अमीर है और गरीब लाइक बहुत गरीब है। तो एक
बैलेंसिंग नहीं बन पा रही है वर्ल्ड में, वो चीज़ इसमें बताई गई है। तो जब ये नॉर्थ और साउथ की हम डिवाइड बात कर रहे हैं, तो ये किस लेवल पे है? पूरा ओवरऑल ग्लोब लेवल पे है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ अगर हम ओवरऑल देखें तो ग्लोबल लेवल पे कुछ तो नॉर्थ में आ जा रही हैं, कुछ साउथ में आ जा रही हैं, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक डिवीज़न क्रिएट हो गया रिसोर्सेज़ के टर्म्स में, तो इसको नॉर्थ साउथ डिवाइड बोला गया है और ये ग्लोबल लेवल पे है। सो इसमें यही बोला गया है कि जो साउथ कॉम्प्रोमाइजिंग द डेवलपिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टिल स्ट्रगलिंग टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटी, साउथ की कंट्रीज बेसिक नेसेसिटी के लिए भी एक तरीके से फाइट करती हैं, लड़ती हैं। सो दिस इज़ अ ग्लोबल इशू। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो दिस इंक्लूड लॉस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बोथ फ्लोरा एंड फोना। तो डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिटी ओवरऑल ग्लोब लेवल पे ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के पास बायोडाइवर्सिटी है या अमेरिका के पास डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी तो ले दे के कहीं ना कहीं हर कंट्री के पास है, साउथ के पास भी है, नॉर्थ के पास भी है। बट वो एक अलग बात है कि हम उसको कितना प्रोटेक्ट, कंजर्व, प्रिजर्व करके रखते हैं, कितना उसको बढ़ा रहे हैं, इकोसिस्टम को कितना हम फ्लरिश करा रहे हैं, बचा रहे हैं, तो उतनी ही डाइवर्सिटी हमारी इंक्रीज होगी। तो डाइवर्सिटी जो है वो उसका कहीं न कहीं लॉस हो रहा है, उसकी डाइवर्सिटी का कहीं न कहीं लॉस हो रहा है। अब डाइवर्सिटी क्या होती है कि जो बायोटिक लेवल पे या लाइफ के लेवल पे जो भी विविधता देखने को मिलती है, चाहे वो प्लांट्स में देखने को मिले, चाहे वो एनिमल्स में देखने को मिले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिले, उन सबको हमने बायोडाइवर्सिटी अ, बोला है। अच्छा, इसमें 2 टर्म दी गई हैं, फ्लोरा एंड फ़ौना। अच्छा, फ्लोरा जो है जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ हैं, उन सबको हम नाम देते हैं फ्लोरा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, फ्लावर्स से फ्लोरा, ठीक है? फ़ौना इज़ लाइक जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ हैं और सॉरी, सॉरी, जितनी भी एनिमल स्पीशीज़ हैं, उनको हमने फ़ौना नाम दिया है। जितनी भी प्लांट स्पीशीज़ हैं या फ्लावर स्पीशीज़ हैं, उनको हमने फ्लोरा बोला है, और जितनी भी एनिमल स्पीशीज़ हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, एम्फिबियंस हो या फिर कैटल्स हो, कोई भी एनिमल्स, उनको हमने फ़ौना बोला है। तो जितनी भी फ्लोरा एंड फ़ौना, एनिमल और प्लांट की जितनी भी स्पीशीज़ है, डाइवर्सिटी है, वैरायटी और वेरिएबिलिटी है, उसको हमने बायोडाइवर्सिटी बोला है। तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस कहीं न कहीं ग्लोबल लेवल पे ही हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक रीजनल इश्यूज़ है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जगह से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं एनिमल्स, वो ग्लोबल लेवल पे ही अगर हम हैबिटेट लॉस करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ रीज़न्स जिसके बारे में हमने बात की है, तो उसकी वजह से ग्लोबल इश्यू बन चुका है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। अच्छा, अब आते हैं इसमें कि जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। जियोपॉलिटिक्स ऑफ क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो जैसे डेवलप्ड नेशन है, इंडस्ट्रियली एंड हिस्टोरिकली दे आर बिगेस्ट एमिटर ऑफ कार्बन। क्लाइमेट चेंज की अगर हम अर्थ लेवल पे या ग्लोब लेवल पे जो पॉलिटिक्स एक तरीके से अगर हम इसकी समझें, तो इसको समझो कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। इसमें ये बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो कैसे रहा है, क्या इसकी पॉलिटिक्स है अर्थ लेवल पे। तो जो डेवलप्ड नेशन है, हु आर डेवलप्ड नेशन, कौन सी डेवलप्ड नेशन है जिनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है? कौन? नॉर्थ की जो नेशंस हैं, वी कैन कैटेगराइज इट लाइक दिस। तो इंडस्ट्रियली एंड हिस्टोरिकली दे आर बिगेस्ट एमिटर ऑफ CO2, क्योंकि वो तो, उन्होंने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेटअप कर लिया है, उन्होंने तो चीज़ें सेटअप कर ली हैं, उन्होंने रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लिया है, उन्होंने प्रोडक्शन कर लिया है चीज़ों का, तो वहाँ से उन्होंने CO2 एमिट कर दिया है, तो अब वो डेवलप्ड हो चुकी हैं। तो उनका जो CO2 है कहीं न कहीं वो अफ़ेक्ट हमें अभी भी कर रहा है ना। तो इंडस्ट्रियली और हिस्टोरिकली देखें तो सबसे बड़े एमिटर्स जो हैं, वो डेवलप्ड नेशन हैं, जो कि ऑलरेडी जिनके पास रिसोर्सेज और डेवलप्ड जो हो चुके हैं। दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड प्रिंसिपल, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड प्रिंसिपल, CBDP, और दे नीड प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकल एक्सेस टू डेवलपिंग फॉर देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनर। अब जो डेवलप्ड नेशन है, उन्होंने तो डेवलपमेंट कर लिया है, उन्होंने प्रोडक्शन कर ली है चीज़ों की और वो डेवलप्ड हो गए हैं, और वहाँ से उन्होंने एनवायरनमेंट में CO2 को एमिट कर दिया है। अब जो एक तरीके से नुकसान जो हो रहा है, जिम्मेदारी जो आ रही है, वो आ रही है डेवलपिंग नेशन के ऊपर, क्योंकि वो जो डेवलपिंग है, वो अभी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुई है और अंडर डेवलप्ड नहीं है। दे आर इन द वे टू डेवलपिंग। अब क्लाइमेट चेंज इस तरीके से हो रहा है, तो अब उनको बोला जाता है कि आप अपने जो कार्बन एमिशन है उसको कम करिए। अब अगर कार्बन एमिशन को कम करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन, अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं और प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमी को इनहेंस करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्बन एमिट होगा। तो उनके ऊपर एक टास्क आ जाता है, डेवलपिंग नेशंस के ऊपर एक और टास्क आ जाता है कि आपको डेवलप तो होना है, उसके साथ साथ आपको इन्वायरमेंट को भी लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं आपको दो चीज़ों का ध्यान रख के चलना है। तो यही बात बोली गई है कि इट इज़ ब्लेम्ड दैट नेशंस आर डेवलपिंग इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली बट स्टिल बर्न फ्यूल इनएफिशिएंटली। कि जो नेशंस हैं वो इकोनॉमिकली तो डेवलप हो रही हैं, मतलब
प्रोडक्शन कर रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा रही हैं, तो पैसे के टर्म्स में तो वो डेवलप हो रही हैं, टेक्नोलॉजी के टर्म में भी डेवलप हो रही हैं, नई-नई चीज़ें एक तरीके से बना रही हैं, फैब्रिकेट कर रहे हैं, नई-नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, मशीनरीज़ यूज़ कर रहे हैं, रोबोटिक्स आ गया है, एआई आ गया है। बट वो अभी कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, दे आर बर्निंग द फ्यूल इनएफिशिएंटली, उसको ध्यान रख के चीज़ों को वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि चाइना की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, तो ये सब ब्राज़ील हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग रीसेंट टाइम्स, दे हैव डेवलप्ड, दे आर लाइक, हम वी कैन से कि दे आर डेवलप्ड एंड सो देयर कंट्रीब्यूशन टू एमिशन लेवल इज़ आल्सो वेरी हाई। अब ये डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ रही हैं, जो चाइना है, इंडिया है, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और डेवलपिंग से वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ आगे जा रही हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है एमिशन में, CO2 एमिशन में, GHG एमिशन में, वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। सो दे आर ऑल्सो एक्यूज्ड फॉर द सेम, तो इसके लिए इसको ब्लेम किया जाता है, यूनाइटेड नेशन इनके लिए इनको ब्लेम करता है कि भाई आप जो है इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रख रहे हो, एंड यू आर बर्निंग फॉसिल फ्यूल कंटिन्यूअसली, आपकी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, आप ट्रांसपोर्टेशन इतना ज़्यादा इस तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो कि 2002 में हाईलाइट हुआ था, तो उसमें जो है एशियन ब्राउन क्लाउड, जिसको बाद में एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड के नाम से उसको नाम दे दिया गया, ड्यू टू शिफ्ट पैटर्न, इट हैज़ मैनी स्मोक लाइक फीचर्स, देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, शिफ्ट इन द रेन फॉल पैटर्न। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो 2002 में हुआ था, तो उसमें भी ये बात हाईलाइट हुई कि आसमान में एटमॉस्फेरिक ब्राउन क्लाउड देखने को मिला है। क्यों देखने को मिला है? बिकॉज़ ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से वो जो हेज़ीनेस है, वो जो क्लाउडीनेस है, फोटोकेमिकल स्मोक बना है और ब्राउन क्लाउड देखने को मिले हैं। और उसमें ऐसे बहुत सारे स्मॉग के जैसे फीचर्स देखने को मिले हैं, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से रेनफॉल पैटर्न में शिफ्टिंग हो रही है। तो ये कुछ इश्यूज़ जो है हो रहे हैं डेवलपिंग नेशन में, जो कि एक तरीके से इनएफिशिएंटली फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन की वजह से ब्राउन क्लाउड, ब्राउन हेज़, फोटोकेमिकल स्मोक देखने को मिलता है। दैट इज़ इफ़ वी स्पेसिफिकली फोकस, अगर हम बात करें इंडिया की, सिर्फ इंडिया पे स्पेसिफिकली फोकस करें अगर हम, तो ग्रीन इंडिया मिशन ने जो है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लिए जिनसे कि वो चीज़ों को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। अच्छा, यूनाइटेड नेशन, जैसे कि मैंने इसमें बात की यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की 2002 में जो हुआ, इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे समिट्स के बारे में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के बारे में जो इन्वायरमेंट को लेके हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या कॉन्फ्रेंसेज हुई, क्या क्या प्रोटोकॉल साइन हुए, क्या क्या कन्वेंशंस हुई इन्वायरमेंट को लेके और क्लाइमेट चेंज को लेके। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। बट अभी के लिए हम जान लेते हैं कि क्या पॉलिटिक्स और क्या चीज़ें जो है एनवायरनमेंट को लेके चली और किस तरीके से हमने उन्हें कंट्रोल किया। तो इंडिया के लेवल पे अगर हम बात करें, तो ग्रीन इंडिया मिशन जो है उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे चलाए कि वो यूनाइटेड नेशन की जो शिकायत है कि सिर्फ इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनने की कगार पे है और वो अ, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है, एनवायरनमेंट पे नहीं। सो उनकी इस शिकायत को दूर करने के लिए उसने एनवायरनमेंट पे ज़ोर दिया, उस पे ध्यान दिया। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट को उसने अपनाया और उन पे काम किया, जैसे कि ग्रीन हाईवे पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीधा-सीधा आपसे पूछ लेंगे और बोलेंगे ग्रीन हाईवे पॉलिसी क्या है, कुछ 4 आपको ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है, वो आपको बताना है। तो ये सारी पॉलिसीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे ग्रीन हाईवे पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रीन हाईवे मतलब ऐसा कोई हाईवे टाइप है। हाईवे तो आपने देखा होगा कि मतलब जो रोड्स पे और ऐसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो हाईवे है बट वो ग्रीन है, मतलब कि कुछ तो ऐसे पेड़ वगैरह उस पे लगाए हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जब होता है ना, तो वहाँ से हमने कल भी पढ़ा था कि बहुत सारे हेवी मेटल्स भी रिलीज़ होते हैं, अनबर्न्ड वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर रिलीज़ होते हैं, इनऑर्गेनिक चीज़ें भी रिलीज़ होती हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी रिलीज़ होते हैं और गैसेस भी रिलीज़ होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं कंटिन्यूअसली अगर एयर में एमिट होंगी, तो वो लोकल इश्यू बनते-बनते लोकल इश्यू बन के वो एक रीजनल इश्यू और फिर एक ग्लोबल इश्यू बन जाता है, क्योंकि एयर एक जगह पे तो रुकेगी नहीं ना, वो तो ट्रैवल करेगी, वो तो मूव करेगी, तो एक रीजनल लेवल का इश्यू बन जाता है फिर। तो ग्रीन हाईवे पॉलिसी जो है इंडिया लेके आया,
जिसमें कि इन्होंने 1,40,000 किलोमीटर लॉन्ग ट्री लाइन सेटअप की। मतलब कि पूरे जो हाईवे पे है 1,40,000 किलोमीटर की एक लंबा जो एरिया है उस पे उन्होंने ट्रीज लगाए। तो अब वो ट्री क्या कर रहे थे, वो पर्टिकुलेट मैटर को, गैसेस को, हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब कर रहे थे और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे थे। तो अल्टीमेटली जितना भी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं वो रिकवर हो रहा है ट्री लाइन की वजह से। ट्री लाइन मतलब एक पूरे लाइन में ट्री को एक तरीके से प्लांट कर देना। मान ली हाईवे है तो उस हाईवे के बीच में ट्रीज को एक तरीके से ग्रीन बेल्ट बना देना, ट्री को प्लांट कर देना अलोंग बोथ साइड ऑफ द नेशनल हाईवे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ग्रीन बेल्ट में तो क्या होता है कि बीच में ट्रीज को प्लांट करते हैं, इन्होंने क्या किया, ट्री लाइन बनाई और लाइन बनाई है दोनों साइड। मतलब जैसे सपोज करो ये हाईवे है तो इस हाईवे के इस साइड और इस साइड दोनों साइड इन्होंने क्या किया, ट्री लाइन बनाई पूरा, और वो लाइन जो थी वो 1,40,000 किलोमीटर लंबी थी ऑन द बोथ साइड ऑफ द नेशनल हाईवे। अब इसमें 1% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट टू बी एयर मार्क फॉर प्लांटेशन। अब जितना भी ओवरऑल नेशनल हाईवे की जितनी भी कॉस्ट थी ना, उसका सिर्फ 1% प्रोजेक्ट कॉस्ट आई प्लांटेशन में, सिर्फ 1% एयर मार्क फॉर द प्लांटेशन। सो दैट इज, तो जितना भी ग्रीन हाईवे पॉलिसी की जितनी भी कॉस्ट थी उसका 1% आपका किस में आई, प्लांटेशन में। मतलब जितना भी ये पॉलिसी ये जो हम लेके आए थे, तो इस प्रोजेक्ट की, इस पॉलिसी की जितनी भी कॉस्ट थी उसका सिर्फ 1% प्लांटेशन में आया। सो इट इज़ लाइक चीप काइंड ऑफ थिंग कंपैरेटिवली। सेकंड वन इज आता है हमारा नमामि गंगे प्रोजेक्ट। ये नमामि गंगे में हमने क्या किया, अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आप इनके नाम से इनको याद करिए, इनको पढ़िए। तो नमामि गंगे समथिंग रिलेटेड टू कि जो गंगा के पास है। तो नमामि गंगे में क्या किया गया, जैसे जो गंगा है, गंगा के दोनों साइड अलोंग द राइपेरियन जोन या यू कैन से बैंक ऑफ द रिवर, दोनों साइड प्लांटेशन किया गया, जिससे जो आसपास का पोल्यूशन है वो तो एक तरीके से ट्रैप हो ही, ऑक्सीजन रिलीज हो, और साथ ही साथ जो आसपास के जो जगहें हैं वो प्रोटेक्ट रहें जब फ्लड आए। समझ रहे हो, जब फ्लड आए तो वो जो एरिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें प्लांटेशन हुआ है तो सॉइल इरोड नहीं होगी, मिट्टी कहीं ना कहीं अपनी जगह पे रहेगी, तो लैंड डिस्प्लेस नहीं होगी। ठीक है, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड के आने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है प्लांटेशन किया गया। ये एक चीज़ है। फिर आता है हमारा कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कैंपा। अच्छा, कैंपा की अगर हम बात करें तो आपसे फुल फॉर्म पूछ लेगा कि कैंपा की फुल फॉर्म क्या है। तो सी फॉर कंपनसेटरी, ए फॉर एफॉरेस्टेशन फंड, एम फॉर मैनेजमेंट, पी फॉर प्लानिंग, ए फॉर अथॉरिटी। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, थोड़ा सा इसको लर्न कर लीजिए ताकि जब आप इसको चार ऑप्शंस में से देखें तो आपके याद आ जाए एंड यू कैन लाइक मार्क ऑन द राइट वन। तो कैंपा में क्या किया गया, एलोकेट किए गए $6 बिलियंस टू द स्टेट्स को, $6 एलोकेट किए गए, दिए गए। और इसमें जो है किस चीज़ के लिए दिए गए, अफॉरेस्टेशन के लिए, वापस से मतलब किसी जो ऐसे एरियाज है जहाँ पे प्लांट्स नहीं है उन प्लांट में फॉरेस्ट लगाने के लिए या फॉरेस्टेशन के लिए। फिर प्रोविजनल अंडर REDD, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन और डिफोरेस्टेशन से जो भी एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने के रिगार्डिंग ये है। प्लस नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, नेम, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, मतलब जो एग्रीकल्चरल एरियाज है ना, तो उनमें भी हम प्लांट्स लगाते हैं। आपने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर जो खेत हैं उनके दोनों साइड हम चारों तरफ प्लांट्स लगाते हैं। तो ये सब कुछ पॉलिसीज लेके आए, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी हम लेके आए। तो इंडिया में इन सब चीज़ों को इम्प्लाई किया गया अलग अलग सेक्टर्स में, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो यू कैन से कि गंगा हो, रिवर्स हो, चाहे वो लैंड हो, बैरन लैंड हो, या वो कोई भी फॉरेस्टेड एरियाज हो, तो उन सब में हमने अप्लाई की चीज़ों को। फिर आता है फाइनेंस कमीशन इनिशिएटिव फॉर क्रिएशन ऑफ कार्बन सिंक्स। अच्छा, कार्बन सिंक्स क्या होते हैं, कार्बन सिंक्स होते हैं कि ऐसे एरियाज जो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन से होते हैं ऐसे एरियाज, जैसे मैं बात करूं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं ना, तभी तो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो फॉरेस्ट के जो एरियाज हैं, या वी कैन से प्लांट्स जो हैं, दे आर कार्बन सिंकर्स। ठीक है, उसके साथ साथ जो ओशियंस है वो भी कार्बन को एक तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, तो दे आर कार्बन सिंकर्स। तो फाइनेंस कमीशन का इनिशिएटिव था कार्बन सिंकर्स को बढ़ाना, ताकि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरली, मतलब हमें उसे ट्रैप ना करना पड़े या हमें उसे केमिकल्स के थ्रू एब्जॉर्ब ना करना पड़े, नेचुरली वो क्या हो, नेचर में
समा जाए या ट्रैप हो जाए। तो इसके लिए कार्बन सिंकर्स बनाए गए। यूनियन गवर्नमेंट ने 7.5% वेटेज जो है बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द एरिया अंडर फॉरेस्ट टू स्टेट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो है 7.5% वेटेज जो है वो किसको दी कि क्या होना चाहिए कि इतना जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर आना ही आना, मतलब बेसिकली क्या किया गया कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो है अ, ये अपील रखी या एक तरीके से ये चीज़ें पास की कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर आना चाहिए। सो दैट इज़। माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज़। सो इतना जो एरिया है दैट शुड बी अंडर व्हाट फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट से क्या होगा, फॉरेस्ट से जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो कार्बन सिंकर्स का काम करते हैं, कार्बन कहीं ना कहीं नेचुरली एब्जॉर्ब होगी। सो दीज आर द ऑल थिंग्स जिसमें कि हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की, डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशन में किस तरीके से वेरी करता है, और क्या क्या इंडिया ने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज़ और एक्ट और एक तरीके से क्या क्या चीज़ें मैनेज उसने की, क्या क्या वो पॉलिसीज़ लेके आई, किस तरीके की चीज़ें उसने अप्लाई की। सो दिस इज़ इट अबाउट लोकल, ग्लोबल और रीजनल इश्यूज़, और कुछ जियोपॉलिटिक्स हमने देखी क्लाइमेट चेंज को लेके। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं आई एम एबल टू मेक यू understand all the issues that is related to environment at local, regional and global level. So okay, thank you for listening me so patiently.